हेलो दोस्तों, दिस साइड सीए महावीर जैन। तो आज ये वीडियो में अपन रिवाइज करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीए इंटर, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS 21। अगर इसका वेटेज देखा जाए आपके पेपर में तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर देख लो, आपको AS 21 का क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। अपना अप्रोच ऑफ रिवीजन ऐसा रहेगा ना, अपन नोट्स के थ्रू नोट्स गो थ्रू करेंगे, उसके बाद में अपन उसके रिलेटेड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक में अच्छे से ग्रिप आ सके। ठीक है, तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो देखो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले देखो ये एग्जांपल कंसिडर करो। ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड का महावीर लिमिटेड में महावीर लिमिटेड के शेयर्स में 80% होल्डिंग है। उसके बाद में एक एमजे लिमिटेड है। एमजे लिमिटेड में भी उसका 70% है। फिर एक फिर एक बी लिमिटेड है। बी लिमिटेड में भी उसका 25% होल्डिंग है। और एक सी लिमिटेड है। सी लिमिटेड का उसका जेवी है। तो जब ए लिमिटेड को खुद का बताना पड़ेगा कि मैं कितना बड़ा हूँ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, महावीर लिमिटेड, एमजे लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड को खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तब जाके वो बता पाएगा कि मैं एज अ होल, एज अ ग्रुप, मैं कितना बड़ा ग्रुप हूँ। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो रहता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। AS 21 में अपन जो सब्सिडरीज का कंसोलिडेशन देखेंगे, जैसे महावीर लिमिटेड, एमजे लिमिटेड, ये मोर देन 50% है, तो ये अपनी हो गई सब्सिडरी, तो ये आएगा AS 21 में। बी लिमिटेड का अपन देखेंगे AS 23 में, दैट इज एसोसिएट। और सी लिमिटेड का अपन देखेंगे AS 27 में, दैट इज जॉइंट वेंचर। तो अभी तो अपन AS 21 रिवाइज करेंगे, जो इसमें से ही मेजोरिटी बार क्वेश्चन आता है। AS 23 में से तो एक हाथ दो बार आ सकते हैं, और AS 27 में से भी एक हाथ दो बार आया था। ठीक है, तो ये हुआ इसका बेसिक्स। तो अभी इसमें से क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में द ग्रुप ऑफ इंटरप्राइजेस अंडर द कंट्रोल ऑफ पेरेंट। देखो यहाँ पे अपना कंट्रोल ऑफ पेरेंट में कौन से इंटरप्राइजेस है कि ग्रुप, पहले तो ग्रुप क्या रहता, ग्रुप कंप्राइजेस ऑफ ए लिमिटेड, महावीर लिमिटेड एंड एमजे लिमिटेड। दिस इज अ ग्रुप, दैट इज पेरेंट एंड सब्सिडरीज, इन सबको मिला के क्या बनता है, ग्रुप। और जब इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे ना, क्योंकि देखो ये अंडर द कंट्रोल ऑफ पेरेंट है। कंट्रोल मतलब क्या है, देखो कंट्रोल में अपन ने, अगर आप देखो बेसिक से, तो कंट्रोल क्या रहता है, कंट्रोल में रहता है कि या तो मैं उसका मोर देन 50% शेयर होल्ड करता, ये रहेगा कंट्रोल, या तो मैं उसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन। कंट्रोल करता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन मतलब क्या, उसमें से मेरे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से मोर देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो मेरी ही है, या तो मैं उसमें कंट्रोल में इन सेंस मैं किसी को अपॉइंट कर सकता, रिमूव कर सकता, ये रहता। पर बेसिक से अपने फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना, कंट्रोल का अपन ये मीनिंग मोर देन 50% शेयर होल्डिंग ही रहता, क्योंकि सभी क्वेश्चंस में यही तरह का लॉजिक बताया गया। अगर मोर देन 50% है तो ये अपनी सब्सिडरी है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा कि ग्रुप ऑफ इंटरप्राइजेस अंडर द कंट्रोल ऑफ पेरेंट। कंट्रोल ऑफ पेरेंट मतलब मोर देन जो सब्सिडरी है पेरेंट्स की, वो सब आएगी, वेदर होली ओन्ड और पार्टली ओन्ड। तो अभी पर्पज ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन ने क्या बोला था कि जब ए लिमिटेड को खुद का बताना पड़ेगा एज अ ग्रुप मैं कितना बड़ा हूँ, तब जाइए वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यहाँ पे वही बताया कि फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन नॉट ओनली देयर ऑफ द इंटरप्राइजेस बट ऑल्सो ऑफ द ग्रुप एज अ होल। उसके बाद में क्या बताया, टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेरेंट मतलब ए लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज, दैट इज वो जब महावीर लिमिटेड, एमजी लिमिटेड एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी, एंड इंटेंड टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ग्रुप एज अ होल। देखो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट वही रहते हैं जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट रहते हैं। यहाँ पे मैंने सी एस एफ एस लिखा, और जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा वो रहता अपना सी एफ एस। ठीक है, सॉरी एस एफ एस। उसके बाद में वही जितने अकाउंटिंग पॉलिसीज आपके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लगती है, जैसे एएस और अदर अकाउंटिंग पॉलिसीज, वही से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लगेगी। कंट्रोल का मीनिंग दिख लिया। ये देखो, एक तो रहती है होली ओन सब्सिडरी। होली ओन सब्सिडरी मतलब क्या, जो पेरेंट है उसका 100% शेयर होल्ड करता, तो वो रहता होली ओन सब्सिडरी। पर पार्टली ओन सब्सिडरी क्या रहता, मतलब पहले तो सब्सिडरी मतलब क्या रहता है, मोर देन 50%। अगर होली नहीं है, पार्टली मतलब क्या, मतलब 50% तो होल्ड करता ही, वो 50% ज्यादा होल्ड करता, बट 100% से कम होल्ड करता। ठीक है, तो वो रहेगा आपका पार्टली ओन। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ये है, ये चैप्टर का। तो देखो ए लिमिटेड में अपन ने जब बात की थी, ए लिमिटेड महावीर लिमिटेड का 80% शेयर होल्ड करता। तो मैं यहाँ पर ठीक है, ये पेरेंट है, ये सब्सिडरी है, दैट इज ये होल्डिंग है,
और ये सब्सिडरी, ये समझ में आ गया। अभी मेरे को बताओ कि 20% कौन होल्ड करता? तो आप बोलोगे 24 अदर देन ए लिमिटेड होल्ड करता होगा। तो ये जो 20% अदर देन ए लिमिटेड होल्ड करता, इसको क्या बोलते हैं अपन? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब 20% जो अदर होल्ड करते हैं उसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको बेसिक समझा। इसके बाद में अपन कवर करेंगे स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। ठीक है, देखो अभी अपन रिवीजन वीडियो में भले ही इसको कितनी बार भी अगर मैं रिवाइज कर दूं, बट जब तक आप खुद से ये स्टेप्स नहीं पढ़ोगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक आपको चैप्टर में ग्रिप नहीं आएगी। ठीक है, तो जो अपन साथ साथ में पढ़ रहे हैं ना, उसको पॉज करो, आप पहले उतना पार्ट पढ़ लो, उसके बाद में सेकंड पार्ट पे जाओ, ताकि आपको ऐसा ना रहे कि सिर्फ आप वीडियो देख रहे हो और आपको मतलब ज्यादा कुछ नहीं। उससे अच्छा तो पॉज कर करके देखो। पहला स्टेप क्या रहता है? तो पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाइंग द होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। आपको जैसे ही सीएफएस कोई क्वेश्चन में बताना रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन स्टेप क्या रहेगा कि पहले होल्डिंग कंपनी कौन सी, सब्सिडरी कंपनी कौन सी। उसके बाद में उनका शेयर होल्डिंग कितना है, होल्डिंग कंपनी का कितना शेयर होल्डिंग है, और सब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना बचा है। जैसे अपन ने देखा था यहाँ पे ए लिमिटेड 80% होल्ड करता था, और अपन ने बोला था माइनॉरिटी कितना होल्ड करता है, तो अपन ने क्या किया था 100% माइनस 80%, दैट इज 20%। अभी देखो क्वेश्चन में हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बताया जाए कि 80%, 20%, 70% ऐसा चीज। तो कभी कभी आपको कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। तो आप कैसे करोगे? नंबर ऑफ शेयर जितना ए लिमिटेड होल्ड करता है, और जितने टोटल बी लिमिटेड, जितने महावीर लिमिटेड में टोटल शेयर्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ कि ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड महावीर लिमिटेड में और 7 लाख शेयर्स होल्ड करता हूँ, और टोटल शेयर इन महावीर लिमिटेड कितने हैं? 10 लाख। तो मैं कितना शेयर होल्डिंग ऑफ ए लिमिटेड कितना हो गया? 7 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 70%। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 7 लाख ए होल्ड करता, तो माइनॉरिटी कितने होल्ड करते होंगे? 3 लाख। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 30%। ठीक है, ये समझा आपको स्टेप। अभी उसके बाद में है डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, कि ये डेट को आपने उसका मोर देन 50% ओन किया, तो ये डेट ऐसी डेट है जिस दिन वो आपकी सब्सिडरी बनी, वो डेट से आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। ये डेट क्रूशियल क्यों है? देखो ये डेट से ही आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना चालू होगा। यही डेट से जितने भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंस है, किसके? सब्सिडरी की, आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएंगे। उसके बाद में यही डेट पे रिकॉग्निशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व होगा। यही डेट पे जो इंटर कंपनी एलिमिनेशन है, जो अपन ने सेम कंसेप्ट AS14 में पढ़ा था, वो होगा। देखो अभी जो जितना भी है ना, ये लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन, जैसे यहाँ पे फिर डेट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, इंटर कंपनी एलिमिनेशन, ये नीचे अपन पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, उसके बाद में डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CFS। डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CFS क्या रहता है? 31 मार्च जनरली, जो भी साल का रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि मैंने ना मिडल ऑफ द ईयर में परचेस किया होगा उसको, कंट्रोल एक्वायर किया होगा, और डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CFS बाद में होगी। तो ये दोनों डेट क्रूशियल है, क्योंकि कभी कैसा रहता है, कभी क्वेश्चन मिडल ऑफ द ईयर में परचेस किया रहता तो उसके इम्प्लीकेशन अलग रहते हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर परचेस किया तो उसके इम्प्लीकेशन अलग रहते हैं, क्योंकि प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में एडजस्टमेंट रहता। उस क्या रहता वो अभी नीचे पढ़ेंगे। देखो एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, स्टेप 5 है कि आपको एनालिसिस करना है उसके रिजर्व्स एंड सरप्लस का, सब्सिडरी का। तो ये देखो एनालिसिस में ना क्या रहता है कि अभी आपने कंट्रोल, फॉर एग्जांपल ये पूरा ईयर है, आपने मिडल ऑफ द ईयर में कंट्रोल एक्वायर किया ये डेट पे, तो ये डेट के पहले का जितना भी रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस है, वो क्या रहेगा? प्री एक्विजिशन रिजर्व। ठीक है, और ये डेट के बाद में का जो भी बैलेंस रहेगा, वो जो भी बैलेंसेस रहेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के, जो कमाया रहेगा ये पीरियड में, ये रहेगा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। ठीक है, अभी अगर लॉजिकल और एक लॉजिकल बात करें यहाँ पे, देखो अगर प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन की, तो प्री एक्विजिशन जो रिजर्व्स रहेंगे, इसमें मैं एज अ होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड ने फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर करो, आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। पहले तो नीचे देख लेते, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन है ना, तो रिजर्व्स को आपको पहले तो प्री एक्विजिशन, जैसे जनरल रिजर्व है, प्री एक्विजिशन में कितना है, पोस्ट एक्विजिशन में कितना है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख जनरल रिजर्व है, 3 लाख प्री एक्विजिशन है, तो 1 लाख पोस्ट एक्विजिशन। वही प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड सरप्लस, इसके बाद में टोटल करना है इसका। इसके बाद का पार्ट अपन लॉजिकली वही समझते हैं कि देखो
ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में कंट्रोल एक्वायर किया, जो 80% कंट्रोल एक्वायर किया, ठीक है। कब एक्वायर किया, तो मैं बोला 13 सितंबर 2024, ठीक है। ये डेट पे रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस कितना था, 3 लाख। और एट द एंड दैट इज 31 मार्च 2025 रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस कितना था, 4 लाख। तो एक चीज आपको पता चलेगा, प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना रहेगा यहाँ पे, प्री एक्विजिशन रिजर्व रहेगा 3 लाख, और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कितना रहेगा, 1 लाख, ठीक है। बट मैं जब बोलूँ 3 लाख, तो 3 लाख में मैं ए लिमिटेड जैसे होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना ये निकालूंगा। 1 लाख में होल्डिंग कंपनी कितना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना। बट एक चीज याद रखो, देखो अभी जब पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व है, मैं क्या बोलूंगा, देख भाई तूने मेरे को वो डेट 30 सितंबर 2024 के बाद में एक्वायर किया, तो मेरे जो 30 सितंबर 2024 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, मैं तेरे को उसमें शेयर दूंगा। उसके पहले का जो रहेगा वो तेरे डिडक्ट होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में कैसे डिडक्ट होगा, क्यों डिडक्ट होगा, ये इसकी भी एक स्टेप है। तो अभी के लिए इसको समझ लो, उसके बाद में अपन डिटेल में बात करते हैं। तो देखो जनरली मैं कैसे बोलूंगा कि यार मैंने तेरे को ये डेट से एक्वायर किया, ये डेट के बाद में तू भी जितना भी प्रॉफिट और लॉस कमा रहा है, सिर्फ तेरा और सिर्फ तेरे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर नहीं रहेगा उसमें, उसमें मेरा भी शेयर रहेगा, क्योंकि मैं भी एज अ तेरा शेयर होल्डर हूँ। बट जो पहले का रहेगा उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो मेरा इन्वेस्टमेंट में से माइनस होगा। और अगर माइनॉरिटी की बात करूँ, तो माइनॉरिटी मेरे एक्विजिशन के पहले भी थी, माइनॉरिटी मेरे एक्विजिशन के बाद में भी है। तो उनका कैसा रहेगा शेयर, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन दोनों में रहेगा। तो यहाँ पे अगर इसका एकदम कॉलम वाइज सॉल्व करें, तो देखो ये आ गया प्री, ये आ गया पोस्ट। जनरल रिजर्व मैंने यहाँ पर लिखा, उसके बाद में यहाँ पे लिखा 3 लाख, यहाँ पे लिखा 1 लाख, ठीक है। अभी होल्डिंग कंपनी जो ए लिमिटेड है, उसका कितना शेयर है, 80%। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना शेयर है, 20%। तो 80% ऑफ 3 लाख, 3 लाख इज 2,40,000। और यहाँ पे कितना बचा, 60,000। यहाँ पे कितना है, 80,000। यहाँ पे कितना है, 20,000, ठीक है। तो देखो अपन ने जैसे बात की थी, माइनॉरिटी तो मेरे आने के पहले भी था, और माइनॉरिटी मेरे जाने के बाद मतलब मेरे आने से पहले था और मेरे आने के बाद में भी था। तो ये माइनॉरिटी का जो रहेगा ना, माइनॉरिटी क्या करेगा, उसके वैल्यू में ऐड करेगा कि यार मेरी माइनॉरिटी की एज अ वैल्यू इतनी है। मतलब माइनॉरिटी की वैल्यू क्या रहेगी, वो जितना शेयर कैपिटल ओन करता वो, प्लस जितना उसका प्री एक्विजिशन रिजर्व में, रिजर्व्स में पार्ट था वो, बस पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में पार्ट जितना था वो। तो ये रहेगी पूरी पूरी माइनॉरिटी वैल्यू। लॉजिकल भी है, हाँ यार जितना उसने प्रॉफिट कमाया प्लस उसका जितना शेयर होल्डिंग है, वही तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई अलग बात कर रहे हैं क्या, नहीं। वही अगर मैं बोलूँ कि होल्डिंग का क्या रहेगा, तो होल्डिंग क्या बोलेगा, जो 80,000 है जब से मैं आया उसके पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, तो ये मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, में हिस्सा है, शेयर है। तो मैं ये क्या करूँगा, मेरे जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रहेगा, जैसे मैं सीएफएस बनाऊंगा, तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में ये रिजर्व सरप्लस में ये 80,000 भी ऐड करूंगा। और रही बात 2,40,000 की, तो ये मैं माइनस करूंगा मेरे कॉस्ट, मैं ये कैलकुलेशन में दूंगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का क्या रहता है, वो भी अभी नीचे पड़ेगी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ऐसा लगेगा यार नीचे पड़ेगी, मतलब क्योंकि देखो अभी उसका कंटेक्स्ट नहीं है, तो आपको एकदम डिटेल में उसका नॉलेज नहीं आएगा। जैसे अपन नीचे जाएंगे तो आपको पूरा पूरा उसका जो भी कंसेप्ट है वो सब मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपने एक चीज देखी क्या, मैंने यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बता दिया कि 30 सितंबर 2024 का बैलेंस कितना है ऑफ रिजर्व सरप्लस। वही अगर मैं आपको बताऊँ 30 सितंबर 2024 का बैलेंस मेरे को पता नहीं, जैसे ना ये जो बैलेंस है, ये 30 सितंबर 2024 का नहीं है, ये 1 अप्रैल 2024 का है, ठीक है। तो ये अभी एक बार के लिए मिटा देता हूँ पूरा पूरा। अभी आप बोलोगे कि फिर मेरे को 30 सितंबर के पहले का जो रहेगा वो प्री एक्विजिशन रहेगा, 30 सितंबर के बाद में क्या रहेगा, पोस्ट एक्विजिशन रहेगा। पर 30 सितंबर तक का कितना बैलेंस है वो पता नहीं ना आपको। तो ये केस में एएस क्या बोलता है, जब आपको पता नहीं है कि 30 सितंबर का क्या बैलेंस है, तो आप क्या करो, जो ड्यूरिंग द ईयर है, ड्यूरिंग द ईयर जितना कमाया,
जैसे यहाँ पे अगर बात करें 3 लाख रुपए बैलेंस है, 4 लाख रुपए एट द एंड बैलेंस है, तो ड्यूरिंग द ईयर का कितना बैलेंस हो गया, 1 लाख। तो 1 लाख को क्या करो, टाइम रेशियो में बांट दो, टाइम रेशियो ऑफ प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। तो प्री एक्विजिशन पीरियड कितना है यहाँ पे, प्री एक्विजिशन पीरियड है 30 सितंबर के पहले, फर्स्ट अप्रैल से 24 से 30 सितंबर, 36 मंथ। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना है, 31 अक्टूबर से 31 मार्च, 36 मंथ। तो अगर रेशियो कैलकुलेट करना रहा तो क्या क्या रहेगा, 1:1। तो 1:1 के रेशियो में 1 लाख को डिवाइड कर दो, तो 1:1 के रेशियो में कितना आएगा, ये 50,000 आएगा आपका, और ये भी 50,000 आएगा। तो 50,000 ये वाला कहाँ पे जाएगा, प्री, ये वाला कहाँ पे जाएगा, पोस्ट। अगर एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस में भी प्री पोस्ट, तो जनरल रिजर्व में पहले तो 3 लाख था ओपनिंग बैलेंस, ड्यूरिंग द ईयर वाले को, ड्यूरिंग दी ईयर, ये जनरल रिजर्व भी कंसिडर कर सकते हैं, या तो रिजर्व एंड सरप्लस पकड़ो अगर मोर डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ड्यूरिंग द ईयर कितना था अपना, 4 लाख माइनस 3 लाख, वो था 1 लाख। 1 लाख को डिवाइडेड इन रेशियो 1:1, तो यहाँ पे आया 50,000, यहाँ पे आया 50,000। देखो अपन ये स्टेप पे इतना डिटेल टाइम क्यों गुजार रहे हैं ये जनरल रिजर्व का एनालिसिस में, क्योंकि अगर ये आपका करेक्ट है तो आपका क्वेश्चन करेक्ट है, अगर ये इसमें से अगर वैल्यूज गलत रहेगी तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू गलत, आपका गुडविल का कैलकुलेशन गलत, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन गलत, तो बहुत सारे इम्प्लीकेशन आएंगे, मतलब आधा तो क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गया। तो इसलिए यहाँ पे टाइम थोड़ा अपन डिटेल में इसलिए डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन कितना है, 50,000, पोस्ट प्री एक्विजिशन कितना है, 3,50,000। तो अगर मैं बात करूँ होल्डिंग का कितना शेयर है, 80%, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना शेयर है, 20%। तो 3,50,000 इंटू 80%, तो दैट इज 2,80,000, ये आ गया। उसके बाद में ये आ गया 70,000, ये आ गया 40, ये आ गया 10%। तो क्या करेगा माइनॉरिटी, ये 70,000 और 10,000 किस में दिखाएगा, उसके माइनॉरिटी इंटरेस्ट के वैल्यू में दिखाएगा। फिर यहाँ पे 40,000 क्या करेगा होल्डिंग कंपनी, उसके प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 2,80,000 उसके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में माइनस होगा। यही यहाँ पे मैंने थोड़ा इसमें बताया कि जो ये देखो प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में माइनॉरिटी का जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसके वैल्यू में ऐड होगा, जो पेरेंट का शेयर रहेगा पोस्ट में वो ऐड होगा आपके रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस ऑफ होल्डिंग कंपनी जब सीएफएस बनाएंगी, और जो प्री एक्विजिशन रहेगा वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से डिटरमाइन होगा, ठीक है। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में ऐसे प्रोवाइड कर सकते बोलो कि आपको रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस तो दे दिया पर आपको बताया नहीं गया कि प्री एक्विजिशन कितना है, पोस्ट एक्विजिशन कितना है, ठीक है, जनरल रिजर्व के केस में। और आपको बाकी डिटेल्स भी अगर क्वेश्चन में पढ़े तो आपको समझ नहीं रहा है कि यार प्री एक्विजिशन कितना रहेगा, पोस्ट एक्विजिशन कितना रहेगा, तो आपको वो केस में क्या कंसिडर करना है कि प्री जनरल रिजर्व जो भी रहेगा वो होली प्री एक्विजिशन रिजर्व है। बट आपको क्वेश्चन पढ़ना है, बट क्वेश्चन में ये ऐसा दिया रहा, फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025 जनरल रिजर्व का बैलेंस यहाँ पे 3 लाख था, यहाँ पे 4 लाख है, और ये आपको बोला गया कि 31 मार्च 2024 को एक्वायर किया। तो यहाँ पे तो क्लियर है कि 3 लाख का प्री एक्विजिशन रिजर्व है, और ड्यूरिंग द ईयर जो बचा है 1 लाख वो है पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। बट आपको सिर्फ इतना ही दिया रहा है कि जनरल रिजर्व 31 मार्च 2025 इज 3 लाख रुपीज, ठीक है। और ऊपर बताएगी डेट, जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वो 1 अप्रैल 2024। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो क्या कंसिडर करोगे जनरल रिजर्व को, 3 लाख को पूरा प्री एक्विजिशन का कंसिडर करोगे। और वही यहाँ पे भी एक अगर चेंजेस कर दूं मैं कि यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर भी 3 लाख का बैलेंस था, तो पूरा पूरा क्या हुआ, प्री एक्विजिशन रिजर्व। ये समझा आपको, ठीक है। इसके बाद में ना कुछ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है। तो ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट जनरली आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि ये तरह के एडजस्टमेंट हो तो आपका कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट रहेगा। तो आपको यहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, फर्स्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट कौन सी है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ सब्सिडरी के पहले की इन्फॉर्मेशन अपन पहले थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो इसका बैकग्राउंड कैसा है कि जब पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को एक्वायर करती, पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को एक्वायर करती, तो पेरेंट कंपनी क्या बोलेगी कि तेरे जो एसेट्स है ना, एसेट्स में से कुछ एसेट्स को पेरेंट कंपनी क्या करती, रिवैल्यू करती ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन,
यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो वो केस में कैसा आएगा, ये देखो ये आपके मॉडल में स्टोरी बताएगी कि अगर पेरेंट कंपनी को सब्सिडरी के एसेट रिवैल्यू करने हैं ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन तो वो कर सकता। बट यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होगा एसेट्स में, तो वो सिर्फ सीएफएस में होगा, एसएफएस और सब्सिडरीज और पेरेंट में नहीं होगा। ये यहाँ पे बताया गया आपके मॉडल में। ये नीचे नोट भी है जो मॉडल की मैंने रेफरेंस करके दी है, कि अगर पेरेंट को लगा कि सब्सिडी की एसेट वैल्यू होनी चाहिए तो वो सिर्फ सीएफएस में होंगे, एसएफएस में उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। इसका एक एग्जांपल भी कंसिडर कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल, और इससे आपका ये जो नीचे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना वो भी आपका क्लियर होगा। एक प्लांट एंड मशीनरी थी सब्सिडरीज के बुक में जिसकी वैल्यू थी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इज 1 लाख रुपीज। ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इसकी वैल्यू कितनी थी, 90,000। ठीक है, 90,000 की ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन थी। अभी फॉर सिंप्लीफिकेशन अपन क्या कर सकते हैं कि हम्म, ये डेट पकड़ो 1 अप्रैल 2024, इस डेट को पकड़ो 31 मार्च 2025, और डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल इज 31 मार्च, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल इज 31 मार्च 2025। तो 31 मार्च 2025 की उसकी वैल्यू कितनी दिख रही, 90,000। बट मैंने क्या किया एज अ पेरेंट, पेरेंट ने बोला कि इसकी जो वैल्यू है ना मैं कंसिडर करता हूँ 1,50,000। ठीक है, तो 1,50,000 का इसने वैल्यू कंसिडर किया। तो अभी यहाँ पे तो उसकी डब्ल्यू डी भी पता है, तो मोटा मोटी उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना हुआ, 60,000। तो 60,000 का क्या करेंगे अपन, ये जो एडजस्टमेंट रहेगा ये सिर्फ सीएफएस में क्या करेंगे, 60,000 से ऐड कर देंगे, दैट इज 90,000 प्लस 60,000, और सीएफएस में वैल्यू कितनी दिखेगी सब्सिडी की, तो सब्सिडी की एसेट की 150। वही अगर मैं बात करूँ 1,50,000, अगर वही मैं बात करूँ एसएफएस की, एसएफएस में 90,000 प्लस जीरो, क्योंकि अपन एसएफएस में कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तो एसएफएस में जो वैल्यू दिखेगी एसेट की वो रहेगी 90,000। तो समझा ये चीज़ आपको। अभी ये देखो एक कंसेप्ट है कि जैसे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट हुआ तो उसमें दो तरह के, एक तो हो गए, तो डेप्रिशिएबल एसेट है कि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। तो अगर इन द मिडल ऑफ द ईयर एक्वायर किया, तो जैसे यहाँ पे तो अपन ने बात करी थी कि 31 मार्च 2025 को एक्वायर कंट्रोल एक्वायर किया। वही ये मैं जो एग्जांपल है उसको थोड़ा टिल्ट करता, थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो आपको एक चीज़ समझेगी। जैसे कि ना कि पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंट्रोल कंपनी का कंट्रोल एक्वायर किया ऑन 30 सितंबर 2024, और प्लांट एंड मशीनरी की ये डेट पे जो प्लांट एंड मशीनरी थी उसकी वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज 31 मार्च 2000, जैसे 31 मार्च 2025 उसकी वैल्यू थी 90,000। और जो ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन थी जैसे 30 सितंबर 2024, जो पेरेंट कंपनी थी उसने रिवैल्यूड अमाउंट कितनी लिखी थी, 1,50,000। क्वेश्चन भी यही तरह का एक एडजस्टमेंट रहता है आपको, तो ये थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड कर लो। यहाँ पे मैंने क्या केस बताया कि पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया ऑन 31 सितंबर 2024, और जो प्लांट एंड मशीनरी थी उस डेट ऑन वो प्लांट एंड मशीनरी थी उसको रिवैल्यूड अमाउंट कितनी कंसिडर की, 1,50,000। बट एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी जो कैरिंग वैल्यू है 31 मार्च 2025 पर, और ये कहाँ पे, एसएफएस में। ठीक है, कितनी है, 90,000। तो एक इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी लगेगा आपको, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10%। ठीक है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अभी जब मैं रिवैल्यूएशन ये जो रिवैल्यूएशन अमाउंट निकालूंगा तो सबसे पहले मेरे को क्या लगेगी, एज ऑन 30 सितंबर 2024 वो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू, तो पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन का। तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, पहले तो 90,000 को मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय 100 - 10%, क्योंकि ये रेट ऑफ डिप्रिसिएशन तो 90%। तो ऑन 1 अप्रैल 2024 की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी की, जो ग्रॉस वैल्यू थी वह 1 लाख। 1 लाख में से मैंने क्या किया, 10% जो डेप्रिसिएशन था 6 मंथ का, क्योंकि 30 सितंबर 2024 को कितने टाइम हो गया था, 6 मंथ। तो उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी आई मेरी एक्विजिशन डेट, 95,000, क्योंकि 1 लाख, 1 लाख माइनस 5,000 इज 95,000।
अभी मैं ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन मेरी जो रिवैल्यूड अमाउंट थी वो कितनी थी, 1,50,000, ठीक है। तो 1,50,000, तो मोटा माटी रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना हुआ, रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ आपका 95,000 माइनस 1,50,000, तो दैट इज 55,000 का हुआ रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब ये 50,000 जो रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ उसका समझो पहले तो कि 55,000 प्री एक्विजिशन है कि पोस्ट एक्विजिशन है। ये पूरा पूरा प्री एक्विजिशन रिजर्व है, क्योंकि रिवैल्यूएशन कब हुआ, एक्विजिशन डेट को। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 95,000, अपन ने उसी डेट को कितनी पकड़ी, 1,50,000, तो इसमें कुछ पोस्ट एक्विजिशन रहेगा क्या, नहीं। तो ये प्री एक्विजिशन रिजर्व का अपन ने देखा था कि होल्डिंग कंपनी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या करेगा, उसके वैल्यू में यह ऐड करेगा। वही होल्डिंग कंपनी इनके सब प्री एक्विजिशन क्या करेगी, उसको डिडक्ट करेगी उसके प्री एक्विजिशन रिजर्व, डिडक्ट करेगी ड्यूरिंग द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेशन, ठीक है। ये एक चीज समझी। तो उसके बाद में फोर्थ स्टेप, अब देखो जब मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा, तो यहाँ पे जब 1,50,000 का मैंने 30 सितंबर 2024 को बात की कि ये वैल्यू मैंने कंसिडर की, तो इस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज होना चाहिए वो टाइम, वो वही वैल्यू पे। पर डेप्रिसिएशन एक्चुअली रिजर्व एंड सरप्लस में जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो डिडक्ट हुआ है वो तो 90,000 के बेसिस पे डिडक्ट हुआ है। तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, पहले तो देखो मैं रिवैल्यूड, मेरे को कितना एक्सेस, या जो कभी कभी केस में ऐसा हो सकता है कि डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज करना पड़े आपको, क्योंकि देखो आपने रिवैल्यूड अमाउंट अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया, 1,50,000 पे रिवैल्यूएशन किया, वही अगर डाउनवर्ड करते तो आपका डेप्रिसिएशन कम आता है जो अपन ने पीएनएल में चार्ज किया। तो अगर मैं बात करूँ पीएनएल में कितना चार्ज किया रहेगा, पीएनएल में एज ऑन पोस्ट एक्विजिशन में, देखो प्री एक्विजिशन में तो ठीक है, पर पोस्ट एक्विजिशन में जो वैल्यू कंसिडर कर ला 1,50,000 उसके बेसिस पे, और 90,000 जो ऑलरेडी बुक्स में कैरिंग वैल्यू थी एज ऑन 30 मार्च, तो उस पर कितना रहेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में बात करूँ तो पहले तो देखो 5,000, 1 लाख में से 95, सॉरी 1 लाख है एज ऑन 30 सितंबर 2025 95,000 है, और 31 मार्च 2025 90,000 है। तो ड्यूरिंग द ईयर एज ऑन 30 सितंबर से तो 31 मार्च तक डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, 5,000। पर चार्ज कितना होना चाहिए था, अगर 1,50,000 से बात करूँ, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 10% इंटू 6/12, तो कितना हुआ, तो ये हुआ 7,500। तो 7,500 का डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था, पर आपने कितना किया, 5,000। तो मेरे को एडिशनल डिप्रिसिएशन अभी जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कितना चार्ज करना पड़ेगा, 2,500, ठीक है। तो अभी मैं अगर बात करूँ, ये 2,500 तो मैंने चार्ज कर लिया, कहाँ पे मेरे जो प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड सरप्लस का एनालिसिस रहेगा ना, प्री और पोस्ट वाला। तो प्री और पोस्ट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2,500 माइनस करूँगा पीएनएल के बैलेंस से, ठीक है। अभी इसके बाद में जो एसेट की वैल्यू रहेगी, एसेट कितने पे दिखाऊंगा अभी मैं फाइनली मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, पहले कैरिंग वैल्यू कितनी है, 90,000, मैंने उस पर कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस ऐड किया, 55,000, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, मेरे को कितना डेप्रिसिएशन एडिशनल चार्ज करना पड़ा इस पे, 2,500। तो 90,000 प्लस 55,000 माइनस 2,500, तो ये आएगा आपका वैल्यू आया 1,42,500। वही अगर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेट करता कि 1,50,000 है, उस पर 7,500 का डिप्रिसिएशन है अपना, तो ये कितना आ गया, 1,42,500, जो ये वैल्यू से मैच कर रहा। तो अपना क्रॉस, मतलब कि देखो आपको एग्जाम जो रहेगी उसमें तो ऐसा ही दिखाना पड़ेगा, बट अगर डबल चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो रिवैल्यूड अमाउंट है उस पर वो उतने पीरियड का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, तो ये वैल्यू और वो वैल्यू मैच होनी चाहिए। अभी बढ़ते हैं कंसेप्ट पे, देखो तो अभी तक आपने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया, अभी जब कंसेप्ट पे बढ़ोगे तो आपको थोड़ा ईज आएगा। तो जैसे अपने डेप्रिशिएबल एसेट केस में अपन ने फर्स्ट स्टेप क्या बताया गया, ड्यूरिंग द रिवैल्यूएशन पहले तो उसकी डेप्रिशिएबल वैल्यू निकालो ऑफ द एसेट ऑन द एक्विजिशन डेट, जो अपने केस में कितनी थी, 95,000। वही अगर मैं उसके बाद में स्टेप 2 क्या है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन डेट, तो 1,50,000 माइनस अपना 95,000 दैट इज 55,000। उसके बाद में जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया आपका 55,000, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, पहले तो ये सब प्री एक्विजिशन रिजर्व रहेगा। उसके बाद में शेयर ऑफ पेरेंट में क्या रहेगा, एडजस्ट करना है आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ गुडविल
और कैपिटल रिजर्व, वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं। उसके बाद में शेयर ऑफ माइनॉरिटी क्या रहेगा, उसके वैल्यू में इंक्लूड रहेगा। स्टेप 4 क्या रहेगा, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन और एक्सेस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे कि डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड अमाउंट, अगर पॉजिटिव आता है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, किसमें से, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में डिडक्ट करोगे उतना बैलेंस। वही अगर मैं बोलूँ निगेटिव वैल्यू है, दैट इज एक्सेस डेप्रिसिएशन, आपने ऑलरेडी चार्ज कर दिया, आपको डेप्रिसिएशन कम चार्ज करना है, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। वैल्यू एड्स एसेट की वैल्यू एट सीएफएस डेट कितनी रहेगी, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट, अपने केस में 90,000, उसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड करो, अपने केस में कितना 55,000। फिर उसके बाद में लेस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो ऐड करो, अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो लेस करो, जैसे अपने केस में 2,500 के आसपास। तो जो वैल्यू ऑफ एसेट इन सीएफएस ये आ जाएगी। तो अपन ने डबल चेक के लिए क्या कर लिया, ये जो वैल्यू आएगी और जो अपन डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो ये सेम आनी चाहिए, नहीं तो आपके कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और नॉन डिप्रिशिएबल एसेट में सेम ही केस है, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नहीं ले रहे, बाकी सब वैसे के वैसे ही है। अभी यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, आपके पढ़ सकता हूँ कि रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में रहेगा, फिर अपवर्ड रिवैल्यूएशन में कैसा रहेगा, जैसे अपने एएस में पढ़ा था, अपवर्ड रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट। फिर देखो जो द अबव इफेक्ट इज नॉट रिकॉर्डेड इन स्टैंडर्ड लोन फाइनेंस, ये आपके जो बुक है आपकी मॉड्यूल उसमें से लिया मैंने, कि द अबव इफेक्ट नॉट रिकॉर्डेड इन स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइदर ऑफ सब्सिडरी और पेरेंट, जो अपन ने ऊपर बात की, ओनली इफेक्ट विल बी अपीयर इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट सब्सिडरी डज नॉट फॉलो द रिवैल्यूएशन मॉडल for the accounting of fixed asset it had to follow, then the standard of balance sheet of subsidiary would already contain the impact of revaluation। ठीक है, उसके बाद में जो ये एग्जांपल है वही ये आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ये वाला आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस से। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, पहले पहला एडजस्टमेंट क्या पढ़ा अपन ने, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। अभी दूसरा एडजस्टमेंट क्या है कि डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द सब्सिडरी। तो देखो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द सब्सिडरी के पहले अपना जो प्रिंसिपल है एस 13 का प्रिंसिपल क्या था, अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपको मिल रहा है तो आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से डिडक्ट करोगे। वही अगर मैं बात करूँ पोस्ट एक्विजिशन मिल रहा है तो उसका क्या करोगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे। तो यहाँ पे वही ट्रीटमेंट है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे पर्सपेक्टिव अलग है। जैसे प्री एक्विजिशन डिविडेंड की बात करूँ तो सब्सिडी, जैसे डिविडेंड की बात करूँ नॉर्मली, तो डिविडेंड में एक चीज़ क्या रहेगी कि जो सब्सिडरी रहेगी उसके रिजर्व एंड सरप्लस कम हो गए और वही पेरेंट रहेगी तो उस पर डिपेंड करेगा कि प्री एक्विजिशन रिजर्व है कि पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व है। प्री एक्विजिशन रिजर्व रहा तो पेरेंट कंपनी क्या करेगी, जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसकी उसमें से डिडक्ट कर देगी। बट अगर प्री एक्विजिशन रिजर्व रहा तो वो डिडक्ट करेगी, पर पोस्ट एक्विजिशन रहा तो वो क्या करेगी, उसके प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएगी। तो यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट है, अपन पहले पोस्ट एक्विजिशन पढ़ते हैं, पोस्ट एक्विजिशन ऑफ डिविडेंड। तो देखो यहाँ पे सब्सिडरीज के बुक्स में अगर अकाउंटिंग ऑलरेडी अकाउंटेड बाय सब्सिडरी तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर अकाउंटिंग नहीं हुई सब्सिडरी के बुक्स में तो आपको क्या करना है, एडजस्ट एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब क्या करोगे, आप रिड्यूस करोगे उसके रिजर्व्स में से। कौन से रिजर्व्स में से, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, क्योंकि डिविडेंड किस में से पे कर रहा है, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स में से। होल्डिंग कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग क्या होगी, उसमें अकाउंटेड बाय क्रेडिटिंग द पीएनएल होगी। ठीक है, अभी प्री एक्विजिशन की बात करते हैं। प्री एक्विजिशन डिविडेंड में सब्सिडरीज का वही, अगर अकाउंटिंग हुई है तो वेल एंड गुड, अकाउंटिंग नहीं हुई है तो अब भी कम करो रिजर्व्स एंड सरप्लस में से। कौन से, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सरप्लस में से। अभी होल्डिंग कंपनी का थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया कि अगर होल्डिंग कंपनी ने अकाउंटिंग की है, बट अकाउंटिंग में आप देखो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी की एक गलती बताएगी कि होल्डिंग कंपनी, आपको ये एडजस्टमेंट में बताया रहता है जनरली सभी क्वेश्चन के, अगर होल्डिंग कंपनी ने ऐसा कर सकता है प्री एक्विजिशन में, उसने डायरेक्टली पीएनएल में लेके चले गया, पर पीएनएल में जाना चाहिए था कि नहीं, तो वो कहाँ पे जाना चाहिए था, आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से डिडक्ट होना चाहिए था आपके। तो यहाँ पे दो एडजस्टमेंट करोगे आप, पहली एडजस्टमेंट क्या करोगे, आपके पीएनएल में से रिड्यूस करोगे, और दूसरी एडजस्टमेंट क्या करोगे, आपकी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसमें से भी कम करोगे। अगर करेक्टली अकाउंटिंग करी तो कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे वही बताया, अगर करेक्टली अकाउंटेड एज रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो नो फर्दर एडजस्टमेंट। वही अगर रॉन्ग एडजस्टमेंट किए पीएनएल में लेके जा रहे हैं तो रिड्यूस करो पीएनएल के बैलेंस में से और रिड्यूस करो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से। अगर अकाउंटिंग ही नहीं की उसने, अकाउंटिंग ही करना भूल गया तो रिड्यूस करो अब भी एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम। ठीक है, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर, ये देखो ये अपन ने कम से कम 10-15 बार सेम ही चीज़ अपन ने बात करते हैं कि कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर नहीं है अपने प्रपोज डिविडेंड की। ठीक है,
उसके बाद में अगर इफ नो डिटेल प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग विच रिजर्व डिविडेंड इज प्रोवाइडेड। अब एक क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करनी चाहिए जनरली कि कौन से रिजर्व से डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद में, तो एक एग्जाम वहाँ पे एक अजम्पशन लिख के आ जाओ जैसे नोट्स में कि हमने अज्यूम किया है कि ये प्री एक्विजिशन रिजर्व से डिविडेंड पे आउट किया है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल है डिविडेंड के रिलेशन में, आप अंडरस्टैंड करो कि एग्जाम्पल ऑफ डिविडेंड एडजस्टमेंट क्वेश्चन। On 1st October 2025, एच लिमिटेड एक्वायर 80% स्टेक इन एस लिमिटेड। ठीक है, 1 अक्टूबर को उसने एक्वायर किया 80%। अभी 31 मार्च 2026 के बैलेंसेस दिए गए। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2025 बैलेंस इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 1500-600। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस की दी गई। तो देखो यहाँ पे भी आपको ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन के रिजर्व एंड सरप्लस बताया गया क्या, नहीं, क्योंकि अपनी डेट ऑफ एक्विजिशन थी 1 अक्टूबर, पर उसने रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस कितना दिया 31 मार्च 2025। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, टाइम रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में ऑन 14 जुलाई 2025 एस लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 20% आउट ऑफ प्री एक्विजिशन रिजर्व, प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व 20% उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो ये क्या रहेगा, पहले तो प्री एक्विजिशन रिजर्व का प्री एक्विजिशन डिविडेंड मेरे लिए भी रहेगा, तो मैं क्या करना चाहिए, इसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना चाहिए इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनी। बट सब्सिडरी कंपनी के केस में क्या होगा, ये रिजर्व और सरप्लस में से माइनस होगा। तो अभी यहाँ पे अपने क्या कैलकुलेट करना है, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। तो पहले तो यहाँ पे ही बना लेते हैं। ठीक है, प्री पोस्ट। पहला तो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था उसका 1500। और अपन ने क्या किया, जनरल रिजर्व के प्री एक्विजिशन में से ही अपन ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया, 2400 मल्टीप्लाई बाय 20%, दैट इज 480। 480 इसमें से माइनस कर दिए तो ये बचा 1020। उसके बाद में ड्यूरिंग द ईयर कितना था, ड्यूरिंग द ईयर था 2000। जनरल रिजर्व का बैलेंस तो 2000 है, 2000 माइनस 1020, इसको कितना वैल्यू आएगी, 2000 माइनस 1020 तो 980। 980 को अपने को टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। टाइम रेशियो कितना है, 1 अक्टूबर को किया तो 1 अक्टूबर के पहले 6 महीने, उसके बाद में 6 महीने, दैट इज 1:1। तो इसको डिवाइड डायरेक्टली 2 कर दिया, तो यहाँ आया 490, यहाँ पे आया 490। वही अगर अपन प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है 600। ड्यूरिंग द ईयर कितना था बैलेंस 1200। तो ये 1200 माइनस 600, जो 600 है उसको 1:1 के रेशियो में बांट दिया, तो दैट इज 300। 300 तो यहाँ पे आया 790, और यहाँ पे कितना है 1020 प्लस 490 प्लस 600 प्लस 300, दैट इज 2410। ये समझा आपको, वही यहाँ पे वही बताया गया। अभी जो थर्ड एडजस्टमेंट है, थर्ड एडजस्टमेंट आप थोड़ा फेमिलियर हो, ये एडजस्टमेंट से आपने एस 14 में भी सेम तरह की एडजस्टमेंट की है कि एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन। इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन मतलब क्या, कि जैसे अब यहाँ पे होल्डिंग है सब्सिडरी कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी में ऐसा रह सकता है कि सब्सिडरी कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल है और वही सब्सिडरी कंपनी में ट्रेड पेबल है। तो ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल को क्या करना है आपको, यहाँ से भी कम करना है जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, और ट्रेड पेबल में से भी कम करना है। वैसे ही लोन बोरोइंग का हो सकता है, फिर कोई जो बीच में की सेल परचेज ट्रांजेक्शन है वो सब हो सकते हैं। तो जो एलिमिनेट करना है आपको, पहले तो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन, उसके बाद में इंट्रा ग्रुप सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन कैसे रहेंगे। उसके पहले एक समझ लो, यहाँ पे 2 तरह के ट्रांजेक्शन बताए गए हैं। ये 2 तरह के ट्रांजेक्शन, पहले तो अगर एकदम लेमैन लैंग्वेज में बताऊँ तो लेमैन लैंग्वेज में क्या रहेगा कि एक चीज तो मेरे को पता है कि यार ऐसा हो सकता है मैं होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को सेल कर रही, या तो सब्सिडरी कंपनी मेरे को सेल कर रही, तो ये 2 तरह के ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे 2 तरह के ट्रांजेक्शन को नामकरण दिया है कि अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन एक रहेगा और डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन रहेगा। अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो देखो, अपस्ट्रीम मतलब कैसा रहेगा, मैं ऐसा याद रखा था एक बार कि जैसे होल्डिंग कंपनी तो हमेशा ऊपर ही रहती है। सब्सिडरी कंपनी, जब सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करेगी तो सब्सिडरी कंपनी कैसे देखेगी, ऐसे। तो ये क्या हुआ, अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। जब सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को बेच रही है उस माल, तो वो रहा अपस्ट्रीम। वही होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को बेच रही है तो सबसे होल्डिंग कंपनी कैसे देखेगी, नीचे। तो क्या हुआ, होल्डिंग कंपनी नीचे देख रही है, दैट इज डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। तो कभी कभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता था, तो इसलिए मैंने ऐसा थोड़ा बहुत इसका लॉजिक बनाया। तो ये यहाँ पे है
कि देखो वही लिखा है टाइप्स ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन में, एक तो रहेगा अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन, एक तो रहेगा डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। जब सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है दैट इज अपस्ट्रीम, बट जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है दैट इज डाउनस्ट्रीम। अभी वापस से वही पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना एक चीज बताएगी, रियलाइज अनरियलाइज प्रॉफिट का थोड़ा एडजस्टमेंट रहता है। क्या रहता है अपन पहले समझेंगे। पहले समझो, देखो सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के, ऐसा होता है पेरेंट ने सब्सिडरी को सेल किया, सब्सिडरी ने पेरेंट को सेल किया। तो वो केस में पहले क्या करना है, जो सेल एंड परचेज है ये पहले पूरा पूरा निकाल दो। पहले तो इसका जितना भी सेल कम कर दो, इसका परचेज कम कर दो। तो वो ये इलिमिनेट इररिस्पेक्टिव ऑफ रियलाइज और नॉट रियलाइज प्रॉफिट। अभी रियलाइज अनरियलाइज क्या रहता है, देखो कि 100 क्वांटिटी है, कि यहाँ पे थोड़ी बात करते हैं कि पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी को कितनी क्वांटिटी सेल की, 100 क्वांटिटी सेल की, ठीक है। उसमें से सब्सिडरी ने कंपनी ने क्या किया, जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को 80 क्वांटिटी सोल्ड कर दी। तो अभी सब्सिडरी कंपनी के पास कितनी बची, 20 क्वांटिटीज। तो पेरेंट ने सब्सिडरी को 100 क्वांटिटी बेची थी। तो ये सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन जो बीच में हुआ, ये तो अपन क्या बोल रहे हैं, एलिमिनेट करो, फुल एलिमिनेट करो। बट यहाँ पे देखो, जब मैं बात करूँ सब्सिडी कंपनी ने आउटसाइड उसके ग्रुप बेची, तो ये रियलाइज हो गया उसका प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, दिस इज रियलाइज्ड वन। बट वही मैं बात करूँ जो 20 क्वांटिटी वो होल्ड करके रखा है, वो क्या रहेगा, अनरियलाइज वन। तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट, इसमें ये कहाँ पे 20 क्वांटिटीज कहाँ पे इंक्लूड रहेगी, आपकी इन्वेंटरी में। वही ये रिवर्स भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, जैसे सब्सिडी कंपनी पेरेंट को बेचा, अपन इसे एक पर्सपेक्टिव सोच रहे हैं। तो देखो, जैसे सब्सिडी कंपनी के पास 20 क्वांटिटीज है, तो इसके इन्वेंटरी में अनरियलाइज प्रॉफिट रहेगा। तो आप क्या करोगे, पहले तो ये एलिमिनेट करोगे, ये वाला। उसके बाद में जो इन्वेंटरी की वैल्यू रहेगी, इन्वेंटरी वैल्यू भी डिडक्ट या कम या लेस करोगे, डिपेंड्स ऑन द ट्रांजेक्शन। वही थर्ड पार्टी के रिलेशन में, ये देखो यहाँ पे तो कोई इन्वेंटरी बची ही नहीं ना, आपने जैसे 80 क्वांटिटी सोल्ड कर दी थर्ड पार्टी को, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो कोई एडजस्टमेंट करना है क्या, कोई एलिमिनेट करना है क्या, कुछ एलिमिनेट नहीं करना, आपको सिर्फ सेल एंड परचेस ट्रांजेक्शन एलिमिनेट करना है, कोई इन्वेंटरी वैल्यू से एडजस्ट नहीं करना है, क्योंकि इन्वेंटरी तो बची नहीं। वही यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिक फॉर्मेट में आपको भी बताया। यहाँ पे देखो 100 क्वांटिटी में से अगर 80 क्वांटिटी उसने थर्ड पार्टी को सेल कर दी, तो ये रियलाइज प्रॉफिट, और जो 20 क्वांटिटी बची ये अनसोल्ड प्रॉफिट। वही जो अभी एडजस्टमेंट बताया वही यहाँ पे है, कि देखो अनरियलाइज इन्वेंटरी का क्या एडजस्टमेंट रहेगा। तो जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा समझेगा आप, यहाँ पे बाजू में लेते हैं कि होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को सेल किया, सेल कितना, 1 लाख का सेल किया। उसकी रियल वैल्यू कितनी थी, 80,000 की वैल्यू थी। तो सब्सिडरी कंपनी में कितना, 20,000 का प्रॉफिट बुक हुआ। वही मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसमें इसके पास कितना वैल्यू का आया, गुड्स 1 लाख। 1 लाख में से इसने क्या किया, 50,000 के गुड थर्ड पार्टी को सेल कर दिए, और जो 50,000 है वो रिमेन उसके स्टॉक में पड़े हैं, ठीक है। अगर 50,000 की रियल वर्थ बताया तो देखो यहाँ पे 80,000 है, 80,000 पे उसने कितना, 1 लाख पे बेचा, तो 80,000 पे प्रॉफिट कितना है उसका, 20 डिवाइडेड बाई 80, तो 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो अगर सेल प्राइस पे निकालना है तो 20 डिवाइडेड बाई 1 लाख, दैट इज 20% प्रॉफिट ऑन सेल। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 20%, तो यहाँ पे 10,000 का तो उसका प्रॉफिट ही इंक्लूडेड है, ये है उसका प्रॉफिट। वो जो रियल वैल्यू है वो है 40,000। तो देखो यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, पहले तो जो सेल एंड परचेस ट्रांजेक्शन है ये 1 लाख का और 1 लाख का वो कम करेंगे अपन। उसके बाद में जो यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट है वो तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जैसे अपन यहाँ पे 1 लाख कम कर देंगे। तो उसके बाद में जो यहाँ पे रहेगा ये साइड में, अपने को 20,000 का प्रॉफिट भी रिड्यूस करना है, ठीक है। सब्सिडी ने जो अर्न किया 20,000 का प्रॉफिट, उसके बाद में यहाँ पे जो 50,000 है, 50,000 की जो इन्वेंटरी है उसमें से अपने को 10,000 रिड्यूस करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट का पार्ट है। वही यहाँ पे बताया गया कि जो अनरियलाइज प्रॉफिट अर्न बाय द सब्सिडरी है, जैसे यहाँ पे केस में 10,000, क्योंकि बाकी वाला तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो उसको कम करना है, उसके रिड्यूस फ्रॉम द शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस होल्डिंग एंड सब्सिडरी इंटरेस्ट। वही जो अनरियलाइज प्रॉफिट और रिड्यूस फ्रॉम द इन्वेंटरी करना है, वही होल्ड डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन में सिमिलर ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट कौन अर्न करेगा, होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी को उसके प्रॉफिट और लॉस में से कम करना है, और जो सब्सिडरी कंपनी की इन्वेंटरी है उसमें से वैल्यू कम होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अपन ने तो सिर्फ जो यहाँ पे ऊपर बात की वो तो सेल एंड परचेस ट्रांजैक्शन की बात की। बट ऐसा भी हो सकता है ना, सेल एंड परचेस ऑफ नॉन करंट एसेट भी हो सकता है। सब्सिडरी के पास में एक एसेट है जिसकी वैल्यू एक्स है, फॉर एग्जांपल सब्सिडरी के पास में एक एसेट है, अभी के लिए पकड़ो,
सब्सिडरी के पास में एक एसेट है जो उसने पेरेंट कंपनी को सोल्ड किया। इसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी WDV वैल्यू थी 80,000, और उसने सोल्ड करते समय में कितने की दी, 1 लाख का सोल्ड कर दिया। तो पेरेंट कंपनी के बुक्स में उसका एसेट आएगा, और सब्सिडरी कंपनी के बुक्स में तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉन करेंट एसेट में भी दो तरह के डिफरेंस बाइफरकेशन रह सकते हैं। एक तो रहेगा कि नॉन करेंट एसेट में वेदर डेप्रिशिएबल है कि नॉन डेप्रिशिएबल है। पहले तो ये हाँ सॉरी, तो मैं बोल रहा था यहाँ पे जैसे एस लिमिटेड है, एस लिमिटेड ने पी लिमिटेड को 80,000 का जो एसेट था वो 1 लाख में बेच दिया। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल केस बने, विदाउट डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल, ऐसा आइडियल केस पकड़े, तो ऐसा होगा जो पी लिमिटेड का रहेगा वो एसेट बढ़ जाएगा और इसका एसेट कम होगा। बट यहाँ पे सिर्फ एसेट, अगर यहाँ पे सिर्फ अगर मैं 20,000 का जो एडिशनल प्रोवाइड किया है प्रॉफिट वो रिड्यूस कर दूँ तो दोनों केस में WD आ जाएंगे। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो 20,000 इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट की बात करूँ, तो आप बोलोगे हाँ 20,000 अगर 1 लाख का एसेट मैंने इसको बेचा इंक्लूडिंग 20,000, अगर नॉर्मल केस में तो अपन ने देख लिया 80,000 ठीक है अगर प्रॉफिट एलिमिनेट कर दी तो। बट अगर यहाँ पे 20,000 पे भी डेप्रिशिएट चार्ज क्या होगा कि मैंने डेप्रिशिएबल एसेट पे, हाँ तो वहाँ पे मेरे को डेप्रिसिएशन भी कम करना पड़ेगा मेरे को उतने से, ठीक है। तो अपन नीचे पढ़ते हैं, देखो पहले तो नॉन करंट एसेट में कि नॉर्मल देखो कि अगर अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन जैसे होल्डिंग, सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग को बेचा, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है जैसे होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को बेचा, तो प्रॉफिट अर्न वही वाला है कि सब्सिडरी ने कम कर दो और एसेट की वैल्यू कम कर दो। वही यहाँ पे है कि अगर डाउनस्ट्रीम है तो होल्डिंग का प्रॉफिट कम कर दो, अनरियलाइज प्रॉफिट अर्न बाय द सब्सिडरी वो कम कर दो। बट अगर ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द प्रॉफिट पार्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन पे भी जो प्रॉफिट पार्ट है उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज क्या होगा, तो वो केस में कैसा करने का, इन केस ऑफ अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्रॉफिट बाय होल्डिंग कंपनी रिड्यूस फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ होल्डिंग कंपनी, और डेप्रिसिएशन चार्ज बाय सब्सिडरी कंपनी तो उसके पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स में से कम होगा, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, कब ट्रांजेक्शन हुआ, जब पेरेंट सब्सिडरी के रिलेशन था तभी हुआ। अभी फिफ्थ एडजस्टमेंट, अभी तक कौन से एडजस्टमेंट पढ़े, अगर रिवाइज करना होगा तो फर्स्ट एडजस्टमेंट अपन ने पढ़ा था इन केस ऑफ, पहले फर्स्ट स्टेप से चालू करते हैं। फर्स्ट स्टेप अपन ने यहाँ ये इसको भी कर लेते हैं स्क्रॉल डाउन, तो आपको पूरा पूरा याद रहेगा अभी तक क्या क्या पढ़ा, क्योंकि इसके बाद ये इसके बाद में जो भी चालू होगा ये इसके बेस पे ही चालू रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप थी अपनी कि आइडेंटिफाई करो सब्सिडरी, आइडेंटिफाई करो होल्डिंग कंपनी कौन सी है, सब्सिडरी कंपनी कौन सी है। सेकंड स्टेप थी कि कैलकुलेट करो शेयर होल्डिंग। थर्ड स्टेप थी कि डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल मेंशन करो, डेट ऑफ प्रिपरेशन CFS करो, एनालिसिस करो रिजर्व सरप्लस का। और इसमें अपन पढ़ रहे थे कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट थी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। दूसरी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट अपन ने पढ़ी इन केस ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द सब्सिडरी कंपनी प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन में अपन ने देखा। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था एलिमिनेशन ऑफ इंटरग्रुप ट्रांजेक्शन, फिर सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन, जो रियलाइज अनरियलाइज वन करंट जो नॉर्मल गुड्स क्या रहेगा और नॉन करंट एसेट का रहेगा वो भी पढ़ा था अपन ने। उसके बाद में अपन बढ़ रहे हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज सेम अपन ने कंसेप्ट इसमें पढ़ा था AS 14 में। तो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे रहती है, जैसे ए लिमिटेड है, अपन हमेशा ये एग्जांपल लेते तो थोड़ी आपको क्लैरिटी आ देती। ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को एक्वायर किया, उसमें 70% स्टेक एक्वायर किया। जब इनकेस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है तो ए लिमिटेड ने क्या किया, ए लिमिटेड की जो अकाउंटिंग पॉलिसी थी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें एसेट डेप्रिशिएट करने की पॉलिसी थी WDV बेसिस पे। जो स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे ए लिमिटेड के वहाँ पे भी वो WDV पे करता था, पर जो बी लिमिटेड है उसके एसेट SLM बेसिस पे डेप्रिशिएट करता था। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टू यूनिफॉर्म द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ बोथ। बी लिमिटेड की इसमें जो एसेट का SLM बेसिस पे है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने के वक्त उसको WDV पे करना पड़ेगा ताकि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज रहे। यहाँ पे वही बताया गया, अगर इफ इन केस ऑफ द कंपनी, if any company in the same group uses the accounting policy other than adopted in consolidated financial statement, that is WDV, तो for like transaction and event similar circumstances whether appropriate adjustment can be made, मतलब SLM से WDV पे आ सकता है, yes तो appropriate adjustment made करो CFS में, अगर नहीं कर सकते तो फैक्ट डिस्क्लोज करो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में,
ठीक है। उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिडी हैविंग द प्रेफरेंस शेयर। तो देखो प्रेफरेंस शेयर में वही है कि पहले तो क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव, ये देखो। अगर क्यूमुलेटिव रहे तो क्या करो, जैसे जिसका अपन देंगे ही देंगे, बट अभी अभी डिक्लेयर नहीं किया होगा तो वो केस में जिसका प्रॉफिट डिविडेंड एक्यूमुलेट होते रहता है, तो जो करंट ईयर का डिविडेंड है ना वो चार्ज कर दो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में से। बट अगर नॉन क्यूमुलेटिव की बात करूँ, जहाँ पे अगर मेरे मन में रहा तो मैं दूंगा, अगर नहीं रहा तो नहीं दूंगा, तो जब डिक्लेयर कर रहे हैं तभी डिडक्ट करो, वो केस है। अब अलाइनमेंट ऑफ द रिपोर्टिंग डेट जनरली क्वेश्चन पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा हो गया कि पेरेंट्स एंड सब्सिडरी की रिपोर्टिंग डेट अलग अलग है, तो उन दोनों को सेम डेट पे लेके आना पड़ेगा एडजस्टमेंट करके, और वो डेट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो टाइम पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। तो देखो अभी नेक्स्ट स्टेप है स्टेप फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। वी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जैसे अपना रिजर्व एंड सरप्लस का इंपॉर्टेंट स्टेप था, वैसे ही यही है कि इसका भी एक अच्छा खासा वेटेज रहता है, 2-3 मार्क का अगर क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन और टाइप ऑफ ये। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन दैट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोला जाता है। तो अपन ने जो AS14 था उसमें अपन क्या बात करते थे, नॉर्मल सी वहाँ पे नेट एसेट बेटर अप्रोच रहता था कि अपना जो पीसी है, पीसी अपन ने फॉर एग्जांपल 1000 का दिया, बट जो उसके नेट एसेट्स है, नेट एसेट की वैल्यू तो 800 ही है, तो मैंने क्या किया होगा, 200 किसके लिए दिए होंगे, उसके गुडविल के लिए दिए होंगे। वही अगर उसकी मैंने पीसी दिया उसको 700 रुपये, तो मैंने जो 100 रुपये कम दिए, 800 रुपये जो उसके नेट एसेट की वैल्यू, उसकी जगह मैंने 700 रुपये दिए, तो जो 100 रुपये डिडक्ट मतलब माइनस है वो आएगा कैपिटल रिजर्व का इम्पैक्ट। यहाँ पे नेट एसेट का अप्रोच ना लेके शेयर कैपिटल का अप्रोच रहता है। नेट एसेट भी क्या रहता है, अपना एसेट माइनस लाइबिलिटी जो रहेगा तो वो आएगा नेट एसेट, और नेट एसेट इज इक्वल टू शेयर कैपिटल, क्योंकि एसेट माइनस लाइबिलिटी इज अ कैपिटल। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे अप्रोच रहेगा कि यहाँ पे अपन क्या बोलते थे, पीसी माइनस मेरा नेट एसेट। तो पीसी में क्या रहेगा, परचेस कंसिडरेशन, यहाँ पे तो ऑलरेडी मैं एक्वायर कर रहा हूँ, एक्विजिशन का चालू है, तो मेरी जितनी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगी एट द डेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन, जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व रिकग्नाइज होगा वो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन रिकग्नाइज होगा। तो मेरा जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा शेयर इन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। फॉर एग्जांपल कि मेरा शेयर इन शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस का कितना रहेगा, शेयर जो होल्डिंग कंपनी का एक्विजिशन है, जैसे अपने शेयर होल्डिंग निकाला था ऊपर 80% है, तो 80% के शेयर वो ओन करता, 20% के माइनॉरिटी ओन करता, तो माइनॉरिटी के वैल्यू में चले जाएंगे। अपन ने ऊपर बात की थी प्री एक्विजिशन रिजर्व, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस, जो अपन बोल रहे थे बार बार, अपन बाद में इसका देखेंगे एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे जो प्री एक्विजिशन रहेगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व सरप्लस और रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो सब यहाँ पे माइनस होगा, और जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड वो तो अपने AS13 प्रिंसिपल के हिसाब से डिवाइड हो रहा, माइनस हो रहा, सॉरी। तो ये जितना वैल्यू है, अगर ये वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिडक्ट करें, तो अगर ये पॉजिटिव आता है तो गुडविल है, अगर निगेटिव आता है तो आपको कैपिटल रिजर्व शो करना पड़ेगा। बट अब हमेशा क्वेश्चन में एक चीज़ जरूरी नहीं है कि आपको पूरा शेयर कैपिटल दिया जाए, आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया जाए, आपको रिजर्व सरप्लस का एनालिसिस करना पड़े, कभी कभी आपको नेट एसेट से भी करना पड़ सकता है, तो वो भी केस का एक एग्जाम्पल अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अभी समझा आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन कैसा रहेगा। पहले तो जितना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है और जितना मेरा शेयर है, किसमें शेयर कैपिटल में मेरा शेयर है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड में शेयर है, प्री एक्विजिशन होगा मेरा, जो पोस्ट एक्विजिशन रहेगा वो तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और जो अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा प्री एक्विजिशन वाला, तो प्री एक्विजिशन वाला डिविडेंड माइनस करूंगा, तो मेरा जो भी पॉजिटिव बैलेंस आ रहा तो गुडविल, निगेटिव आ रहा तो कैपिटल रिजर्व। तो इसका एक एग्जांपल भी अगर सॉल्व करें, एक मिनट पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है एक्सी लिमिटेड का, ये आपके मॉडल के क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सी लिमिटेड, यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो अगर मैं बात करूँ, एक्सी लिमिटेड एक्वायर 70% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ जेड लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2000 एट अ कॉस्ट ऑफ 70 लाख। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 70 लाख। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड ऑन 31 मार्च, जो भी रहेगा तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन दी। फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैज बीन एग्रीड अपॉन नॉट इंक्लूडेड इन द अबव फिगर्स। ठीक है, तो अपने को जो रिवैल्यूएशन वाली अमाउंट है उतने से अपने को एसेट और इन्वेस्टमेंट अप और डाउन करना पड़ेंगे। जेड लिमिटेड डिक्लेयर एंड पेड अ डिविडेंड ऑफ 20% ऑन द इक्विटी शेयर्स एज ऑन 31 मार्च, ये वाला। तो ये कितना जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा वो डिविडेंड क्या रहेगा मेरे लिए, प्री एक्विजिशन, क्योंकि मैंने भी एक्वायर कब किया था, 31 मार्च को। तो फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, 10 रुपीज, और जेड लिमिटेड परचेज द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड परचेज द शेयर ऑफ जेड लिमिटेड 20 रुपीज।
₹10 की नॉमिनल वैल्यू के शेयर मैंने ₹20 में परचेस किए। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसमें नेट एसेट अप्रोच यूज करना पड़ेगा। तो पहले नेट एसेट की वैल्यू तो लेके आते हैं। पीपी अपने को क्या बोल रहा हो, 20% अप पे, और जो इन्वेस्टमेंट है वो 20% 10% डाउन पे। तो 120 प्लस 20 दैट इज 20%, दैट इज 144। ये 55 माइनस 10% है 49.5। ये तो 70 रहेगा, 15 फिर 19 माइनस जो डिबेंचर रहेंगे करंट लायबिलिटी 50 माइनस, तो कितना आता है ये 144 प्लस 49.5 प्लस 70 प्लस 15 माइनस 19 माइनस 50, सॉरी कैलकुलेशन गलत हुई, 144 प्लस 49.5 प्लस 70 प्लस 15 माइनस 90 माइनस 50, तो ये आया आपका 138.5। 138.5 ये कितना है, पूरा पूरा है, पर मेरा कितना है इसमें से, मैं तो 70% ही होल्ड करता, 70% इक्विटी होल्ड करता, तो इसका 70% लेके आएंगे तो आपका नेट एसेट का वैल्यू फॉर आपके शेयर के लिए आया 96.95। तो आप भी आपको निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में कितना है मेरा वैल्यू, 70 लाख। 70 लाख में से मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस मेरा डिविडेंड। तो डिविडेंड किस पे डिक्लेयर करेंगे, नॉमिनल वैल्यू पे। तो 70 लाख तो कॉस्ट है, पहले तो मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई फेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसके। तो मैंने 70 लाख कितने पे परचेस किए मैंने, 20 पे। तो ये वर्किंग नोट में आ जाएगा मेरा 70 लाख डिवाइडेड बाई 20। तो ये आपका है 3.5 लाख शेयर्स। 3.5 लाख शेयर्स की वैल्यू ₹10 की नॉमिनल वैल्यू, तो यहाँ आपके 35 लाख की वैल्यू आ गई। 35 लाख पे 20% डिविडेंड, दैट इज 7 लाख का डिविडेंड मिला। तो ये आप 7 लाख किस में से डिडक्ट करोगे, आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो 63 की होगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से आपका अगर शेयर माइनस करो 96.95 जो नेट एसेट का है, तो ये कितना आएगा आपका 33.95। तो ये आया कैपिटल रिजर्व, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम था। आपने जो और निगेटिव वैल्यू है आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस नेट एसेट किया, तो 33.95 को कैपिटल रिजर्व में लेके जाओगे, वही वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, होप सो अभी तक आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ रही होगी। ये बार बार पढ़ोगे तो, बार बार देखोगे और पढ़ोगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, उसके बाद में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का तो अपन स्टार्टिंग में बात करते रहेगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसा रहेगा, वो खुद की शेयर इन शेयर कैपिटल प्लस जो रिजर्व एंड सरप्लस में इररेस्पेक्टिव ऑफ प्री और पोस्ट, उसको दोनों में जितना भी मिला वो डायरेक्टली यहाँ पे लेके आ जाएगा। और शेयर इन रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व का शेयर अपन अलग से दिखा रहे हैं, क्योंकि अपन ने जो ऊपर लिखा था वहाँ पे एक अलग से एडजस्टमेंट थी कंसोलिडेशन में। उसके बाद में अगर डिस्क्लोजर देखा जाए माइनॉरिटी का कैसा रहेगा, माइनॉरिटी का जो बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर कैसा रहेगा, शेयर कैपिटल लिखोगे आप, शेयर होल्डर फंड, जहाँ पे शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस लिखोगे, उसके नीचे आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखे आना है बी में। और प्रॉफिट एंड लॉस में कैसा रहेगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट और माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो अलग अलग दिखाओगे। अभी देखो जो प्रिपरेशन रहेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का, तो यहाँ पे जो मेथड यूज है वो होता है लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन। यहाँ पे जो मेथड यूज होता है ना वो होता है लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया 70% शेयर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल करो, ए लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल है 100, बी 1000 सॉरी, और बी लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल 3000। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं क्या दिखाऊंगा, 1000 प्लस 2000 दैट इज 3000 का रहेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर इसमें से कुछ इंटर कंपनी रहा, फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल में ऐसा है ₹100, तो ऐसे है जो बी लिमिटेड को से रिसीवेबल है, तो मैं यहाँ पे ₹100 माइनस करूंगा एज अ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, ₹100 माइनस। तो ये आ जाएगा आपका 1000 प्लस 2000 3000, 3000 में से दो ₹100 माइनस, तो ये गया आपके 2900। तो ऐसा रहेगा लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में भी, प्रॉफिट एंड लॉस में जितना इनकम उसका है प्लस मेरा इनकम इज इक्वल टू कंसोलिडेटेड इनकम। अगर इसमें से कोई एडजस्टमेंट रहेगा, इंटर कंपनी एलिमिनेशन वो सब, वो माइनस करके जितना भी आएगा वो रहेगा मेरा ये। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन चलेगा। प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस में, सीएफएस में तो अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पज से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सीएफएस अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बट ऐसा रहेगा, इसमें भी अपन ने देखा था ऑन जो एक्वायर, अगर मैं ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर कर रहा तो मेरे को उसका जो वर्किंग कैपिटल है उसमें मैं उसका करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं लेके जाऊंगा, उसका डायरेक्टली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेके जाऊंगा। बट अगर सब्सिक्वेंट ईयर में तो वो जो भी रहेगा मैं करंट एसेट करंट लायबिलिटी में लेके जाऊंगा और वर्किंग कैपिटल का चेंजेस निकालूंगा। तो अभी ना इसके बेसिस पे अपन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक दो बैलेंस शीट के और एक दो पीएनएल के, जिससे आपको फुल क्लैरिटी आ जाए। उसके बाद में जो अपना लास्ट टॉपिक बचा है इसका, ये है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, और कुछ एक्सक्लूजन जहाँ प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस रह जाएगा। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन नंबर इसमें आता है 24, 10 सेकेंड।
तो अभी अपन क्या करते हैं, पीएनएल का क्वेश्चन, दो पीएनएल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दो बैलेंस शीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पूरी पूरी ग्रिप आ जाए। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 18 ओपन किया है, और एस लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड वाला। तो ये मॉड्यूल के क्वेश्चन है आपके, अगर आपके पास ये क्वेश्चन बैंक नहीं है तो डायरेक्टली आप मॉड्यूल से भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रिपेयर क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद में बैलेंस शीट के दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो प्लेन प्लेन प्रॉफिट एंड लॉस दिया है कि एस लिमिटेड ये होल्डिंग कंपनी है, एस लिमिटेड सब्सिडरी है, उसका ये प्रॉफिट एंड लॉस है। एस लिमिटेड सोल्ड अ गुड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एस लिमिटेड सोल्ड अ गुड टू एस लिमिटेड ऑफ ₹120 एट अ कॉस्ट प्लस 20%। तो मतलब जो जो ये 1,20,000 है, उसको वो 1,20,000 की वैल्यू कितनी, कॉस्ट में बेचा प्लस 20%। तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, वो अपने को लेना देना है क्या, नहीं अभी फिलहाल तो नहीं उस, क्योंकि ये देखिए हाथ तक अपने क्या करना पड़ेगा। जो एस लिमिटेड है, एस लिमिटेड में मैं क्या गया, एस लिमिटेड में मैंने 120 माइनस कर दिया, और जो इसके रहेगा एस लिमिटेड में से रॉ मटेरियल कॉस्ट में से मैं क्या करूँगा, 120 माइनस, ठीक है, क्योंकि इसके सेल में आया होगा, इसके कॉस्ट में आएगा। अभी नेक्स्ट पढ़ो कि इन्वेंटरी ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड सच अ गुड्स वैल्यूइंग 24 लाख। तो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है कि देखो 120 है, अपन ने क्या बोला था, सेल एंड परचेज का जितना रहा फुल एलिमिनेट करो। अब जितना अनरियलाइज है उसका आपको एडजस्टमेंट करना है। अनरियलाइज कितना है यहाँ पे, 24 लाख का अभी तक उसने थर्ड पार्टी को बेचा नहीं। तो ये इसकी अगर वैल्यू निकाली जाए, इसकी कॉस्ट निकाली जाए तो 24 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये देखो ये कॉस्ट प्लस 20% है, तो ये हुआ 120। तो इसको डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर इसका किया 24 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो यह आपका 20। अब डायरेक्टली 20 में से अगर 24 माइनस किया तो 4 लाख का आपका प्रॉफिट है, 4 लाख का प्रॉफिट आपको कम करना है। अभी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 ना लिख के यहाँ पे 20 कर दो, तो आपका डायरेक्टली 4 लाख रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो 4 लाख रुपीज़ का क्या करना है आपको, एडजस्टमेंट इन्वेंटरी में से माइनस करना है एस लिमिटेड के, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा उसमें से एस लिमिटेड के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करना है। तो 4 लाख रुपीज़ का मैं यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे जो है एस लिमिटेड का 4 लाख रुपीज़ माइनस, ठीक है। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 5 लाख रुपीज पेड टू एस लिमिटेड एज अ कंसल्टेंसी फीस, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव, ये भी इंटर कंपनी है, तो यहाँ पे से 5 लाख रुपीज माइनस अपना जो वो इसका इनकम है उसमें से 5 लाख रुपीज माइनस, इसके इनकम में ही दिखाया होगा ना इसने। उसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 10 लाख पेड टू एस लिमिटेड एज अ कमीशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से 10 लाख रुपीज माइनस, अभी इसके एस लिमिटेड में से 10 लाख रुपीज माइनस। एस लिमिटेड होल्ड 80% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 1,000 लैक्स इन एस लिमिटेड प्रायर टू 31 मार्च 2020, ठीक है, जो ये वैल्यू है। तो ये अपना 31 मार्च 2013 को बन रहा है, 23 को बन रहा है, कंसिडर करो। तो इसके प्रायर ये 80% होल्ड करता है, तो ये 80% किसके लिए काम आएगा अपने को, पेरेंट और सब्सिडरी का वैल्यू दिखाने के लिए। इसके बाद में एच लिमिटेड टुक अ क्रेडिट टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस द प्रोपोर्शनेट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय द एच लिमिटेड फॉर 31 मार्च 2000 और 2011-12। तो ये 31 मार्च 11-12 की बात कर रहे हैं, बट अपन तो 31 मार्च 2013 की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए अपने को कोई एडजस्टमेंट करना है या कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ अपने 80% अपने लिए इंपॉर्टेंट था और कुछ भी नहीं। तो ये देखो अपना जो शेड्यूल 3 था, अपने इसके पहले जो आप रिवीजन वीडियो भी देख सकते हो, तो उसमें शेड्यूल थ्री के फॉर्मेट में इसको लेके आना है। मैं सिर्फ अभी सिंप्लीफाई करने के लिए इसके बाजू में टोटल कर दे रहा हूँ। तो आपको तो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में इसकी CFS बनानी है। तो सेल्स की इनकम कितनी दिखाऊंगा मैं, सेल की इनकम दिखाऊंगा, ये मेरी सेल की इनकम कैसा शेड्यूल 3 में कैसा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद में अदर इनकम, फिर टोटल इनकम, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर चेंजेस इन इन्वेंटरी। यहाँ पे भी इंक्रीज इन इन्वेंटरी दिया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, बट अपना चेंजेस इन इन्वेंटरी रहता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो यहाँ पे जो फिगर आएगी अपने को सिर्फ निगेटिव में लेके जानी है उसको। तो यहाँ पे पहले तो रेवेन्यू की इनकम निकाल लेते हैं, 5,000 प्लस 1,000 माइनस ये जितना भी है 5 माइनस 120 माइनस 10, तो यह आपका आया 5865। उसके बाद में चेंजेस इन इन्वेंटरी को आप क्या करोगे, माइनस में दिखाओगे, कितना 1000 प्लस 200 माइनस 4, तो ये आपका 1196 को माइनस में दिखाओ। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना दिखाओगे, 800 प्लस 200 माइनस 120,
तो ये आपका आ गया 880। यहाँ पे देखो प्रोडक्शन एक्सपेंस भी दिए हैं, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू में ना आपके प्रोडक्शन एक्सपेंस भी आएंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको टोटल भी ले लेता हूँ प्रोडक्शन एक्सपेंस का, यहाँ पे जीरो कर देते इसको, 100 200 प्लस 100 प्लस 880, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 1180। उसके बाद में वेजेस एंड सैलरीज आपके एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा, कितना रहेगा ये 950। प्रोडक्शन एक्सपेंस तो अपन ने ऊपर ही कैलकुलेट किया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में 100 प्लस 200 माइनस 5, ये दैट इज 295। फिर यहाँ पे आएगा 240 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये अदर एक्सपेंस, ये भी अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस का एक अलग ही निकाल लेते हैं यहाँ पे, सॉरी कितना रहेगा ये अदर एक्सपेंस। उसके बाद में कुछ है क्या, नहीं। तो 200 प्लस 100 माइनस 5 प्लस 200 प्लस 50 माइनस 10, 240 प्लस 295, तो ये आ गया आपका 535। उसके बाद में इंटरेस्ट कॉस्ट आपके फाइनेंस कॉस्ट में रहेगा, डिप्रिसिएशन आपके डिप्रिसिएशन में जाएगा। तो एक्सपेंस की टोटल कितनी होगी, पहले तो 1196 जो चेंजेस इन इन्वेंटरी माइनस प्लस 1180 प्लस 950 प्लस 535 प्लस 150 प्लस 150, तो एक्सपेंस की टोटल आई 1769। आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया फिर, 5865 माइनस 1869, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस 4096 में पेरेंट का कितना है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना है। पेरेंट ने बोल के यहाँ पे होल्डिंग कंपनी लिख लेते हैं, होल्डिंग कंपनी का 80% है, तो 80% होल्डिंग का दैट इज 3276.8, और जो बचा वो है आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट 819.2। अभी नीचे से मैच भी कर लेते हैं, कितना है 5865, ठीक है, 1180 1196, ठीक है। फिर एम्प्लॉय कॉस्ट होता ही है अपना, जो अदर एक्सपेंस है 535, तो अपना भी इतना ही है। यहाँ पे उन्होंने चाहे से नीचे बताया रहेगा, आप बता भी सकते हैं, इन्होंने बताया नहीं पर आप बता देना ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक क्वेश्चन। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है अपना पीएनएल का, सेम पीएनएल का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, पेज नंबर 3737, ठीक है। ये भी आपका एक मॉडल का क्वेश्चन है, ये मॉडल का क्वेश्चन नहीं, सॉरी, ये दिसंबर 21 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपका कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओ सब्सिडरी का एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या डिटेल दिया। मून लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी स्टार लिमिटेड प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो अपने इतना कुछ काम का नहीं है। उसके बाद में जो भी चीज़ें आ रही वो अपने काम की है। उसके बाद में हाँ ठीक है, ऑन 1 सितंबर 2018, अपन कौन से साल में, 2018 को क्या हुआ था, 50,000 शेयर्स एक्वायर किए थे, तो 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10, तो टोटल तो उसमें 60,000 है, 50,000 डिवाइडेड बाय 60,000, तो मेरा होल्डिंग कंपनी का जो शेयर होल्डिंग आया वो 83.33%, और जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया वो आया 16.67%, ठीक है। ये इतना ही, इसका इतना ही काम था। फिर स्टार लिमिटेड पेड और डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, डिविडेंड आर करेक्टली अकाउंटेड बाय द मून लिमिटेड, ठीक है। 2020 में किया ना, तो अपने को कुछ नहीं लेना देना। उसके बाद में मून लिमिटेड सोल्ड गुड्स ऑफ ₹17,50,000 टू स्टार लिमिटेड, तो मून लिमिटेड ने स्टार लिमिटेड को पर दिया, तो क्या क्या रहेगा ये, डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो पहले तो मून लिमिटेड और स्टार लिमिटेड में 17,50,000 माइनस कर देते हैं। इसकी इनकम कहाँ पे है, ये सेल्स इनकम, तो यहाँ पे से 17,50,000 माइनस, और जो रॉ मटेरियल रहेगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट इसका इसमें स्टार लिमिटेड में, उसमें से 17,50,000 माइनस। उसके बाद में इन्वेंटरी ऑफ स्टार लिमिटेड इंक्लूड 7 लाख रिसीव्ड फ्रॉम द मून, इन्वेंटरी ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द मून लिमिटेड, तो 7 लाख में इसका अगर प्रॉफिट कंटेंट बात करी जाए तो मल्टीप्लाई बाय 20%, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे ही है, तो 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये आपका 1,40,000 आप क्या करोगे, इन्वेंटरी में से माइनस करोगे, तो इसका इन्वेंटरी कहाँ पे है, -1,40,000, ठीक है। ये एडजस्टमेंट डन। उसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ स्टार लिमिटेड,
ठीक है, उसमें 2,12,500 पेड टू मून लिमिटेड एज अ ब्रोकरेज फीस। ठीक है, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस स्टार लिमिटेड के, इसमें से अपने कितने माइनस करेंगे, 2,12,500, और जो ये रहेगा इसका सेलिंग एंड एक्सपेंस, इसमें से माइनस करेंगे 2,12,500। ठीक है, ये भी एडजस्टमेंट डन। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ मून लिमिटेड, उसमें क्या बोल रहा है, 2 लाख इंक्लूड 2,80,000 पेड टू स्टार लिमिटेड एज अ ब्रोकरेज एज अ कंसल्टेंसी फीस। तो जनरल एंड एडमिन में से यहाँ पे से 2,80,000 माइनस। ठीक है, उसके बाद में इसका सेम इफेक्ट इसके इनकम में भी निकलेंगे, तो यहाँ पे से 2,80,000 माइनस। ठीक है, फिर और कोई एडजस्टमेंट नहीं। हाँ, स्टार लिमिटेड यूज सम रिसोर्सेज ऑफ मून लिमिटेड एंड स्टार लिमिटेड पे 50,000 टू मून लिमिटेड एज अ रॉयल्टी। ठीक है, तो रॉयल्टी मून लिमिटेड को पेड की इसने, तो स्टार लिमिटेड का जो ये दिख रहा है ये तो हो जाएगा डायरेक्टली जीरो। तो अगर यहाँ पे -50,000 लिख लेता हूँ, और जो सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम है यहाँ पे हो जाएगा -50,000। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। तो अभी इसका एक बार, इसका थोड़ा अस्त व्यस्त है, तो अपन इसको प्रॉपर फॉर्मेट में ही लेके कर लेते हैं, तो आपको भी एक फॉर्मेट का पता चल जाएगा। तो अपन पहले क्या लिखते हैं, रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम, इसमें सिर्फ नोट्स टू अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, नोट्स टू अकाउंट आप भी बना सकते हो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर इसके बाद में एक अदर इनकम, उसके बाद में थर्ड आया आपका टोटल। ठीक है, टोटल इनकम। उसके बाद में फोर्थ है आपका एक्सपेंस साइड। एक्सपेंस साइड में आप क्या दिखाओगे, पहले तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर आप दिखाओगे चेंजेस इन इन्वेंटरी, फिर इसमें रहेगा एम्प्लॉय कॉस्ट, फिर रहेगा फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, फिर रहेगा फाइनेंस कॉस्ट, फिर रहेगा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंस। तो यहाँ पे आपका टोटल। ठीक, तो ये अभी जो जो है वैसा लिख लेते हैं। अब चेंजेस इन इन्वेंटरी में ये एफ जी वाला आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली टोटल निकाल लेते हैं, इसकी कितनी रहेगी, 3,3762,500 माइनस 1,40,000 प्लस 85,75,75,000 माइनस 42 लैक्स, उसके बाद में माइनस 3,010। ठीक है, तो ये आपका आया यहाँ पे चेंजेस इन इन्वेंटरी 49,87,500 माइनस, तो ये डन हो गया आपका। उसके बाद में डिविडेंड इनकम, तो ये सब अदर इनकम में आ रही है, तो ये डिविडेंड इनकम। ठीक है, तो अदर इनकम में क्या डालना है, ये वाला अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और कोई एक है लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। जनरली कभी कभी ये इसको क्या करता है, अदर इनकम में से माइनस करते हैं, कभी कभी अदर एक्सपेंस में दिखाते हैं, अभी अदर इनकम में से माइनस कर लेते हैं इसमें से। फिर उसमें कोई अदर इनकम है क्या, नहीं, तो ये तीनों की टोटल कर लेते हैं। 16,80,000 प्लस 3,50,000 प्लस 4,37,500 प्लस 1,05,000 माइनस 2,62,500। इसमें से कोई एडजस्टमेंट था क्या, लॉस ऑन, नहीं, इसमें से कोई एडजस्टमेंट ये तीनों में तो नहीं था, तो ये आपका आया 2310। ठीक है, उसके बाद में रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम में अपना 13 लाख, सॉरी 1,30,30 नहीं, 39,30,000। उसके बाद में 4,72,500 माइनस 17,500, ये अपना हो गया 17,50,000। उसके बाद में प्रोडक्शन एक्सपेंसिव अपने को ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। 31,50,000 प्लस 40 लैक्स। ओके, और कुछ है क्या यहाँ पे एडजस्टमेंट, कोई नहीं। ठीक है, तो अपना जो रॉ मटेरियल कॉस्ट निकला, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 2,14,55,000। ठीक है, उसके बाद में ये भी डन, ये भी डन।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये तो अदर एक्सपेंसेस में जाते हैं अपने। तो अदर एक्सपेंसेस में कौन सा है, ये वाला एक है अदर एक्सपेंसेस में। फिर ये भी डन हो गया था अपना। फिर अदर एक्सपेंसेस में जनरल एडमिन ओवरहेड, ये भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितनी होगी 33 लाख। भाई मैं रॉयल्टी वाला तो जीरो ही है, तो इसको भी डन ही कर देते हैं। 33,25,000 प्लस 15,75,000। तो ये हो गया। उसके बाद में जनरल, इसमें से कुछ माइनस करना था क्या अपने को, हाँ ये 2,15,000 ये ऊपर से माइनस कर दिया था अपन ने। 2,12,500 माइनस करना है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव में एक्सपेंसेस में 28 लैक्स पहले, तो उसमें से 2,80,000 माइनस, प्लस ये 12,25,000। तो ये भी डन, ये भी डन। ये आपके आ गए अदर एक्सपेंसेस में 84,32,500। ये देखो यहाँ पे अपन डायरेक्टली टोटल कर ले रहे हैं, बस आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या करना है, इसका जो ये रहेगा नोट्स टू अकाउंट में ये सब दिखाना है आपको। उसके बाद में अपने पास आया सेल्स एंड अदर इनकम। सेल्स एंड अदर इनकम में कितना रहेगा, 3,32,50,000 प्लस 90,75,000 माइनस 17,50,000 माइनस 2,80,000। और कोई है कि इसमें माइनस, हाँ ये माइनस 2,12,500 माइनस 50,000। तो आपका इनकम आया 5,32,500,000। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज में तो डायरेक्टली 1,33 लैक्स एट 1,33 लैक्स प्लस 2,24,50,000। तो ये आ गया आपको वेजेस एंड एम्प्लॉय कॉस्ट में 1,57,50,000। डेप्रिसिएशन में कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। 3,15,000 प्लस 1,40,000 तो 4,55,000। उसके बाद में इंटरेस्ट एक्सपेंस 175 प्लस 52,500 तो 2,27,500। टोटल ऑफ एक्सपेंस कर लेते हैं 2,14,55,000 माइनस 44,87,500 माइनस प्लस 157,50,000 प्लस 2,27,500 प्लस 455 प्लस 84,32,500। तो आपकी टोटल आई एक्सपेंस की 4,18,32,500। एक बार डबल चेक भी कर लेते हैं। 2,14,55,000 माइनस 44, सॉरी यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया शायद से। 80 नहीं, ये 44 है कि 49 है, मेरा लिखने में कुछ गलत हो गया। 85 वापस से करते हैं, 85,75,000। फिर उसके बाद में 37,62,500 माइनस ये 1,40,000 माइनस 42 लैक्स। उसके बाद में ये 30,10,000। तो ये 49 है, सॉरी 49 है ना, मैं वही बोला। 2,14,55,000 माइनस 49,87,500 प्लस 1,57,50,000 प्लस 2,27,500 प्लस 455 प्लस 84,32,500। तो ये आपका 41, हाँ ठीक है। मैंने वहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, तो यहाँ पे उस उतना 15 लाख से फर्क है। 4,13,32,000। इनकम की टोटल कितनी है अपनी, 5,32,500 प्लस 23,10,000। क्या हो गया, प्लस 23,10,000। तो ये आपका आया 5,23,42,500। इसमें से अगर आप डायरेक्टली एक्सपेंस माइनस कर दो 4,13,32,500, तो आपकी इनकम आएगी 1,10,10,10,000। ठीक है, ये इनकम को फिर होल्डिंग और सब्सिडरी में डिवाइड कर दो। ठीक है, अभी क्वेश्चन से भी देख लेते हैं अगर कुछ अपना गलत हुआ तो। ठीक है, तो ये सब वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, 1,10,00,000 ये सब वैल्यू करेक्ट है। देखो कंपैरेटिवली ना जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपके जो बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव उससे थोड़ा इजी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कभी कभी पूछ लेते हैं लोग, तो ये तो एकदम आपको ऐसा है कि आउट ऑफ मार्क मिल सकते हैं। ठीक है, अभी अपन कुछ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बैलेंस शीट के, ताकि आपको पूरी पूरी ग्रिप बैलेंस शीट साइड पे भी आ जाए। ठीक है।